31 जुलाई 2019 को आरजीआई के द्वारा एक ऑफिशियल ईमेल जो है होम मिनिस्ट्री को भेजा गया और उनको पूछा गया, एक क्वेरी पूछी गई कि 2018 में 31 अगस्त 2018 को यानी एक साल पहले हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा सेंसस को लेकर ये नई बात कही गई थी, बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस होने वाला है। तो उस नीति को और ज्यादा एलाबोरेट करने के लिए, डिटेल में जानकारी लेने के लिए उन्होंने अमित शाह को पूछा कि भाई इसके बारे में अभी नए सरकार की क्या नीति है। तो ये उन्होंने जुलाई 19 को ये पूछा। तो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसका जवाब दिया गया कि नहीं, हम कोई बैकवर्ड क्लासेस का सेंसस करने वाले नहीं है। और उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस करने से ऑफिशियल लेवल पर इनकार कर दिया। 31 अगस्त 2018 को जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी जो बीजेपी ने घोषित की थी राजनाथ सिंह के द्वारा, उसको विड्रॉ कर लिया गया। अब सवाल है कि बीजेपी ने ये क्यों किया? बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह पता होगा कि 2001 में जब सेंसस करने की बारी आई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी होम मिनिस्टर थे। उस समय में भी बैकवर्ड क्लासेस की सेंसस को उन्होंने विरोध किया था और बैकवर्ड क्लासेस की कोई गिनती बीजेपी ने होने नहीं दी थी। अब जिस बीजेपी ने 2001 में ही बैकवर्ड क्लासेस की गिनती नहीं की थी, वो 2018 में बैकवर्ड क्लासेस की गिनती करने की बात कहती है। तो क्यों कहती है? क्योंकि बीजेपी तो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी है, तो वो बैकवर्ड लोगों की राजनीति की बात क्यों करती है, बैकवर्ड सेंसस की बात क्यों करती है? उसका पीछे क्लियर मकसद था। 2014 में नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड चेहरा बताकर चुनाव लड़ा, बैकवर्ड लोगों के वोट लिए, मगर सत्ता मिलने के बाद में केंद्र सरकार की नीतियां बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में रही और कोई ऐसा एक सिंगल डिसीजन उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में नहीं किया। 4 साल उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के साथ धोखा किया। अब 2019 में दोबारा चुनाव लड़ने हैं और बैकवर्ड क्लासेस के वोटों के भरोसे ही सरकार बनती है। तो बैकवर्ड क्लासेस के वोट लेने हैं तो किस आधार पर ले? डेवलपमेंट के नाम पर नहीं मांगा जा सकता, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर नहीं मांगा जा सकता, एम्पावरमेंट के नाम पर नहीं मांगा जा सकता। तो एक ही झुंझुना बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए उन्होंने बचाया कि हम लोग 2021 की सेंसस में बैकवर्ड क्लासेस को काउंट करेंगे। तो ओबीसी के लोगों को लगा कि नहीं नहीं, अब मोदी जी हमारी भी गिनती करेंगे और हमको अधिकार देंगे। तो इस मुद्दे पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। ये जो घोषणा राजनाथ सिंह के द्वारा की गई, बीजेपी के द्वारा की गई, ये ब्राह्मणों के इशारे पर ही हुई थी और इसके पीछे का मकसद इतना ही था कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के वोट लिए जाए। और जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, मई में 30 मई को मोदी की सरकार बनी और 3 महीने के अंदर उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में फैसला सुना। सितंबर 2019 को 2021 की सेंसस का ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या उसमें नई बातें शामिल होगी, अमित शाह के द्वारा और विस्तार से बताया गया। और उन्होंने कहा कि इस बार की सेंसस हम लोग डिजिटल तरीके से करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये पेपरलेस सेंसस होगा, पेन पेंसिल इसमें नहीं होगा। आपको याद होगा इसी तरीके से जुमलाबाजी निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी और उन्होंने उस समय कहा था कि हम जो है ये चोपड़ा खाता वाला जो बजट है वो बंद करेंगे और वो जो बजट का बैग था वो उन्होंने उसको हटा दिया और लाल कपड़े में बांधकर बजट लेकर आए। हमने देखा कि बजट का क्या हाल उन्होंने किया। तो वो मोदी की सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा ये कहा गया कि पेपरलेस, पेन पेंसिल लेस सेंसस होगा, डिजिटल सेंसस होगा। मोबाइल का ऐप लॉन्च किया जाएगा और उस ऐप के द्वारा ये सेंसस किया जाएगा। 16 भाषाओं में सेंसस का आंकड़ा जमा किया जाएगा, जानकारी जमा की जाएगी। तो बहुत खुशी वाली बात है। 12,000 करोड़ का बजट उन्होंने उसके लिए घोषित किया, बहुत बड़ी बात है। तो ये घोषणाएं उनकी तरफ से की गई और उन्होंने ये कहा कि सेंसस में हम लोग इस बार मातृभाषा की भी जानकारी जमा करेंगे, मदर टंग को भी हम लोग जो है उसमें जोड़ेंगे। लिंग्विस्टिक डाटा तो जमा होता ही होता है, इस बार माता पिता के और परिवार में बोलने वाली भाषा को भी वो काउंट करने वाले हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से उन्होंने बात कही। ये क्यों किया जा रहा है? तो स्वाभाविक है कि एनपीआर होने वाला है इसके साथ में। एनपीआर का डाटा जो है वो एनआरसी को दिया जाएगा
और फिर एनआरसी ये भारत में लागू होगी तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को समझ में आएगा कि उनके साथ में कितना बड़ा धोखा इसके साथ होने वाला है। आसाम का एनआरसी का हाल हमने देखा, 19 लाख लोग आज भी एनआरसी के लिस्ट में जो बाहर है, उनका कोई स्टेटस पता नहीं है कि वो फॉरेनर्स है या इंडियन सिटीजन है, किसी भी तरीके से उनका स्टेटस क्लियर नहीं किया गया। यही हाल लार्ज स्केल में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ होगा। तो बैकवर्ड लोगों को सेंसस से एक्सक्लूड करने का, उससे बाहर रखने का ब्राह्मणों का जो मूल मकसद है वो क्या है, या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को सेंसस की जरूरत क्या है, आंकड़े क्या करते हैं। साथियों, हमने इससे पहले भी बहुत बार कहा और अब भी हम लोग कहते हैं कि आंकड़ों का कोई पक्ष नहीं होता, आंकड़े इम्पार्शल होते, पार्शलिटी नहीं करते, आंकड़ों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आंकड़े तो एक नियर डाटा है और ये आंकड़े विश्लेषण के लिए जब आप लोगे तो आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट कैसा है, उसके आधार पर आप उसका विश्लेषण कर सकते। ब्राह्मण आंकड़ों से बचने का काम करता, आंकड़े छुपाने का काम करता। ओबीसी के साथ तो क्या होता, आंकड़े ही जमा नहीं करता। फिर दूसरा, आंकड़े ना होने के कारण पर्याप्त मात्रा में जो उसको मिलना चाहिए, एडिक्वेंट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो नहीं देता। एक तो उसकी गिनती नहीं होती, दूसरा आंकड़े ना होने के कारण उसका जो ड्यू शेयर है, जो एडिक्वेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो उसको नहीं मिलता। तीसरा, आंकड़े ना होने के कारण उसका कितना नुकसान हुआ ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पता नहीं चलता। मंडल कमीशन ने 52 का आंकड़ा निकाला कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग 52% है, तो 52 के अगेंस्ट में 27% का आया। अगर उस समय सेंसस किया गया होता तो यह आंकड़ा और ज्यादा होता। तो आंकड़े नहीं है तो कितना नुकसान हुआ यह पता नहीं चलता। फिर ब्राह्मण चालाकी यह करता है कि आंकड़े प्रमाणित नहीं है, पुराने आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को वैलिड नहीं माना जा सकता, यह कहकर उसका विरोध करता है, कोर्ट में जाता है। फिर 5वें नंबर पर चालाकी क्या होती है, कोर्ट में जब ब्राह्मण जाता है और कहता है कि बैकवर्ड क्लासेस के आंकड़े प्रमाणित नहीं है, इस वजह से इतना रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो फिर कोर्ट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये कहते हैं कि सेंसस करो, तो फिर वही ब्राह्मण बैकवर्ड क्लासेस की या कास्ट बेस्ड सेंसस करने से इनकार कर देता है। तो हर तरीके से वो आंकड़ों को छुपाने का काम करता है, आंकड़े जमा ना हो इसकी व्यवस्था करता है, आंकड़े ना मिले इसकी व्यवस्था करता है, और फिर आंकड़ों का ही बहाना बनाकर अधिकारों का विरोध भी करता है। मगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को लगता है आंकड़ों से क्या फर्क पड़ता है। अभी जब हम लोग लॉकडाउन के शिकार थे, उस दौरान आरटीआई से एक जानकारी मिली, 1 अप्रैल 2020 को, आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल को अप्रैल फुल बनाया जाता है, तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में भी यही किया गया, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा। एक आरटीआई डाली गई थी और उनको यह पूछा गया था कि भाई भारत सरकार के द्वारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां चलाई जाती है, तो उसमें से 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंकड़ा मांगा गया कि इसमें बैकवर्ड क्लासेस के, ओबीसी के कितने प्रोफेसर है। मंडल कमीशन ये कहता है कि सत्ता के गलियारे में हिस्सेदारी होनी चाहिए, पावर स्ट्रक्चर में। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कितनी हिस्सेदारी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 40 है, तो उसमें लगभग 3280 पोस्ट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के प्रोफेसर्स के जो है ये सैंक्शन पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है ये 3208 पोस्ट है। इसमें 40 यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड क्लासेस का, जिसका आंकड़ा बार बार हम कहते हैं कि 52% है, तो 40 यूनिवर्सिटी में केवल 9 प्रोफेसर ओबीसी के हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, आउट ऑफ 40 यूनिवर्सिटीज। तो कहां है ओबीसी? 40 यूनिवर्सिटी में केवल 9 प्रोफेसर, और लगभग उनकी 1906 पोस्ट खाली है। 1906 प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो खाली है, केवल उसमें 40 यूनिवर्सिटियों में 9 का आंकड़ा है। प्रोफेसर्स के नीचे एसोसिएट प्रोफेसर होता है, तो उस एसोसिएट प्रोफेसर में 38 है। होना कितना चाहिए उसका? आंकड़ा ये कहता है कि उसमें भी 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के नीचे आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसका जो है
ये आंकड़ा जो है ये और नीचे है। बैकवर्ड क्लासेस को एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन है, सर्विसेज में उसको एंट्री के लेवल पर रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मामले में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई नीति नहीं है। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में था कि होना चाहिए, मगर नहीं है। वो आंकड़ा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का दिया नहीं जा रहा। यही हाल कैबिनेट सेक्रेटरीट का है। अब मामला यह है कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ में किस तरीके से धोखेबाजी की जा रही है। अभी बीजेपी के द्वारा और एक बड़ी शैतानी साजिश बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में की जा रही है। अब लोगों को पता होगा कि क्रीमिलियर का क्राइटेरिया बढ़ाने की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही है, और उसमें बीजेपी के बैकवर्ड क्लासेस के लोग और देश भर के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ऐसे लगता है, प्रचारित किया जाता है कि बीजेपी ओबीसी के फेवर में काम कर रही है, और क्रीमिलियर की सीलिंग जो है वो 8 लाख से बढ़कर 12 लाख करने वाली है। बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छी बात है, 12 लाख हो रहा मतलब हमारे फायदे वाली बात है, मगर उनको उसके पीछे की जो शैतानी साजिश है वो समझ में नहीं आ रही। साथियों, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन की जो प्रोसेस लागू की गई भारत में उसको जानने की जरूरत है। आरक्षण नीति को शुरू से ब्राह्मण विरोध करते रहे, और विरोध करने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया उस तरीके में एक बात कॉमन दिखाई देती है। 1902 को शाहू महाराज के द्वारा जो आरक्षण दिया गया तब से लेकर आज तक ये बात कॉमन है। वो क्या रही है कि शुरू से ब्राह्मण पिछड़ेपन को, मतलब जाति को पिछड़ेपन का आधार मानने का, उसको क्राइटेरिया मानने से इनकार करता रहा। कि बैकवर्डनेस जो भारत के समाज में है, यहां के हजारों लाखों लोगों में जातियों के अंदर जो बैकवर्डनेस है उसका क्या क्राइटेरिया माना जाए, तो ब्राह्मण जाति को बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया मानने से, होल एंड सोल क्राइटेरिया मानने से इनकार करता रहा। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि जाति को पिछड़ेपन का, बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता। गरीबी के आधार पर बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई किया जाए, और गरीबी के आधार पर, गरीबी की क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन पॉलिसी को या डेवलपमेंट के पॉलिसी को लागू किया जाए। तो फिर सवाल है कि भारत में गरीब कौन है? तो हम गरीब को जब ढूंढने जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कथाओं में, पुराणों में, क्या कि हर कथा में हमको सुनने को मिलता है एक गांव होता है और उस गांव में गरीब ब्राह्मण होता है। गरीब माली, गरीब तेली, गरीब नाई, गरीब धोबी, गरीब चमार नहीं होता। गरीब कौन होता है? ब्राह्मण ही होता है। तो गरीब कौन है भारत में? ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण यह कहता है कि जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं मानना नहीं चाहिए। गरीबी के आधार पर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई किया जाए। यह मामला 1902 से लेकर आज तक जहां जहां रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई, हर जगह पर ब्राह्मणों के द्वारा खड़ा किया गया। संविधान सभा में भी इसके लिए लंबी बहस हुई। माइनॉरिटी राइट कमेटी के सामने जब बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन का मुद्दा आया, उस समय में भी यह बात हुई। कालेलकर कमीशन के समय में भी यह बात आई। इतना ही नहीं, मंडल कमीशन के द्वारा भी जब मामला उठाया गया तो बीपी मंडल जो खुद बैकवर्ड थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रीमिलियर का क्राइटेरिया या इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, मगर बीपी मंडल के द्वारा यह ब्लंडर किया गया और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को उसके साथ जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात हर बार कही गई, और जाति के साथ साथ बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया को बड़ी चालाकी के साथ ब्राह्मणों ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया जोड़ दिया। ब्राह्मणों का इंटरेस्ट इसमें था, हम ये समझ सकते हैं, मगर बीपी मंडल के द्वारा ये करना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इट वॉज अ बिग ब्लंडर, और इसका खामियाना आज तक बैकवर्ड लोगों को भुगतना पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, मधुली में, वहां पर गए, अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले ब्राह्मण भी मंडल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए, और वहां पर उन्होंने क्रीमिलियर का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया। एक नई टर्म बनाई गई, पिछड़ों में अगड़े, कि सारे पिछड़े नहीं है, पिछड़ों के अंदर भी एक अगड़ा तबका है, एक क्रीमिलियर है, और उस क्रीमिलियर को उससे बाहर किया जाए।
रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट का इस्तेमाल होता है और मेरिट ना होने की वजह से आपको रिजर्वेशन दे नहीं सकते, ये कहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने या अलग अलग जजमेंट्स आप पढ़ोगे तो यही आर्गुमेंट मिलेगा। ओबीसी को हायर एजुकेशन में, नीट में, चाहे यूजी हो या पीजी हो, ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए एमसीआई के द्वारा यही आर्गुमेंट किया गया कि अगर ओबीसी को नीट में रिजर्वेशन देंगे तो मेरिट खत्म हो जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, मगर एमसीआई जो है ये ओबीसी के रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट को आधार बनाकर इनकार कर रहा है कि हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे। अगर आपको मेरिट चाहिए, आपको क्रीमिलर लागू करना होगा, क्रीमिलर से ही मेरिट आएगा, मगर ब्राह्मणों ने क्रीमिलर वहां से हटा दिया। अगर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर क्रीमिलर होता, वो गुलाम रहता। मंडल कमीशन की आंकड़े कहते हैं कि 405 जिलों में केवल 5 जगह पर एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर मंडल कमीशन को बैकवर्ड क्लास का आदमी मिला। मंडल कमीशन के आंकड़े ये कहते हैं। तो कहा है क्रीमिलियर, एक नया शब्द ब्राह्मणों के द्वारा लाया गया क्रीमिलियर। और साथियों, इस क्रीमिलियर को आधार बनाकर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने के लिए, क्रीमिलियर को लागू करवाने के लिए एक कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई और 8 सितंबर 1993 को क्रीमिलियर को डिफाइन करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी के द्वारा निकाला गया। बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था 16 नवंबर 1992 को, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लगभग 11 महीने का समय गया। सितंबर में वो लागू हो गया, 8 सितंबर को 10-11 महीने चले गए। 8 सितंबर 1993 को डीओपीटी के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा और उस ऑर्डर में उन्होंने क्रीमिलियर को आइडेंटिफाई किया। किसको क्रीमिलियर माना जाए तो कहा राष्ट्रपति को क्रीमिलियर मानेंगे, उपराष्ट्रपति को क्रीमिलियर मानेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्रीमिलियर मानेंगे, एम्बेसिडर्स जो है फॉरेन एम्बेसिडर्स उनको क्रीमिलियर मानेंगे। लंबी चौड़ी पॉलिटिकल लिस्ट बनाई, एग्जीक्यूटिव की लिस्ट बनाई और फिर उन्होंने कर्मचारियों के पास आते आते अपने ऑर्डर में लिखा कि ऐसा कर्मचारी चाहे वो सेंटर में या स्टेट में अपॉइंट होता है और जिसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ग्रुप ए के सर्विसेज में यानी क्लास 1 के में होती है, उस ग्रुप 1 के कर्मचारी को क्रीमिलियर माना जाएगा और उसके बेटे को, उसके बेटी को क्रीमिलियर से बाहर कर दिया जाएगा। उसको बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको क्रीमिलियर माना जाएगा। फिर ग्रुप ए के बाद में दूसरा कैडर है भारत में, वो है ग्रुप बी का। तो सारी की सारी पोस्ट जो है वो ग्रुप ए की डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होती, प्रमोशन से कुछ पोस्ट ग्रुप ए में प्रमोट करके भरी जाती है। तो फिर डीओपीटी ने उसकी भी व्यवस्था की और कहा कि जो कर्मचारी ग्रुप बी में पोस्टिंग है मगर सेवा करके जिसकी 40 के बाद की उम्र है और अगर वो प्रमोशन से ग्रुप ए के कैडर में गया है तो उसको क्रीमिलियर नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कोई डेप्यूटी कलेक्टर है, वो ग्रुप ए की सर्विसेज में स्टेट में आएगा, मगर कोई प्रमोशन लेकर उस कैडर में गया है तो उसको नहीं माना जाएगा। उसके बेटे बेटियों को क्रीमिलियर का बेनिफिट दिया जाएगा, उनको नॉन क्रीमिलियर माना जाएगा। फिर आता है ग्रुप सी और ग्रुप डी, जो लास्ट स्केल में कर्मचारी होते हैं, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के होते हैं। तो डीओपीटी ने कहा ये तो निचले दर्जे के हैं, इनके लिए किसी तरीके से कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, इनकी सैलरी, इनका इनकम जो है वो हम जानते हैं कि वैसे वो क्रीमिलियर के क्राइटेरिया से बाहर। तो ये ऑर्डर 8 सितंबर 1993 को डीओपीटी के द्वारा निकाला गया और उसमें, उस ऑर्डर में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि कर्मचारियों की सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम इसमें क्लब नहीं किया जाएगा। सोर्सेस जो है, अदर इनकम सोर्सेज जो है, इसके अलावा अगर कोई इनकम सोर्स है उसको क्रीमिलियर माना जाएगा। मगर आपको अनुभव होगा, मैं खुद जब क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट निकालने के लिए गया तो मुझे कहा गया कि आपके पिताजी का 3 साल का सैलरी इनकम का सर्टिफिकेट लेके आओ। अब मुझे उस समय जानकारी नहीं थी कि ये ऑर्डर तो 93 से पेंडिंग है,
मगर कहीं भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता और कंपलसरी तहसीलदार हो या डिप्टी कलेक्टर हो तो कर्मचारियों को ये कहते हैं कि आप पिछले 3 साल का सैलरी इनकम इसके साथ जोड़ो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम की जरूरत नहीं है, फिर भी वो मांगा जाता और उसके आधार पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ धोखा किया जाता। अब आप कहोगे कि ये 1 लाख की मर्यादा उस समय कही गई थी। 1993 में क्रीमिलियर का क्राइटेरिया 1 लाख का रखा गया था, फिर केंद्र सरकार धीरे धीरे उसको बढ़ाते, महामारी की वजह से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। भविष्य में इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं संगठन का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे पर, बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे पर ये सब्जेक्ट उन्होंने रखा, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनके हक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। ये जानकारी देने के लिए, उनके अंदर चेतना निर्माण करने के लिए और इसके आधार पर इस देश के अंदर के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को इसके साथ क्लब करके एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक आंदोलन ही इसके लिए जरूरी है, क्योंकि जन आंदोलन होगा तब ही इस मामले का समाधान होगा। सड़क पर चर्चा नहीं होगी तो संसद में चर्चा नहीं होगी। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करने के लिए हमारा अपना जन आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ साथ मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, मेरी बात को आपने सुना। अब सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बांसुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में कार्य आगे बढ़ रहा है, उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी बात रखने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया अदा करके अपनी बात को यह खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।